चीजों पे मेड इन चाइना क्यों लिखा है और कब तक इन चीजों पे मेड इन चाइना लिखा रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारी दुकानों में, और सिर्फ हमारी दुकानों में नहीं, दुनिया की दुकानों में जब हम पेन खरीदने जाएं, शर्ट खरीदने जाएं, पैंट खरीदने जाएं, जैकेट खरीदने जाएं, गाड़ी खरीदने जाएं, उस गाड़ी पे लिखा हो मेड इन उत्तर प्रदेश। ये हम चाहते हैं। आपने वायदा किया, मगर उन वायदों को आपने पूरा नहीं किया। आपने हिंदुस्तान के युवा से वायदा किया था कि आप हिंदुस्तान के युवा को रोजगार दिलवाओगे, और ये झूठा खोखला वायदा था। सच्चाई निकली कि हिंदुस्तान के युवाओं को आपने एक रोजगार नहीं दिया। हिंदुस्तान के युवा आज बेरोजगार है, और आपने इनको धोखा दिया था। जहां भी जाते हो मोदी जी, जहां भी आप जाते हो, जहां भैया बैठ जाओ, बाकी लोगों को सुनना है, बहुत जोर से मैं जानता हूं, मगर बाकी लोगों को भी सुनना है। मोदी जी जहां भी आप जाते हो, आप रिश्ता बनाते हो। युवाओं से आपने कहा मैं आपका भाई हूं, मैं आपको रोजगार दूंगा। आप वाराणसी गए, आप पूरे देश से कहते हो, आप धर्म की बात करते हो। आप वाराणसी गए और आपने वाराणसी की जनता से कहा कि गंगा मां ने अपने बेटे को बुलाया है। वाराणसी मेरी मां है, मैं वाराणसी का बेटा हूं, मैं आपकी मदद करने आया हूं। ये मेरे शब्द नहीं है मोदी जी, ये आपके शब्द हैं। और चुनाव में आपने वाराणसी से वायदे किए थे। बेटे ने अपनी मां से वायदे किए। लिस्ट है मेरे पास में, पढ़ लेता हूं। माता जी, हमारी माताएं बैठी हैं, आप सुनिए एक बेटे ने अपनी मां से क्या कहा था। बनारस के लोगों, बनारस में आप मुझे एमपी बनाओ, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं आपके लिए काम शुरू करूंगा। बनारस में मेट्रो लाऊंगा, बनारस की सफाई करूंगा, बनारस छोड़ो, गंगा मां को, अपनी मां को मैं साफ करूंगा। गंगा की घाटें गंदी हैं, इनको मैं चमका दूंगा, साफ कर दूंगा। हर घर में मैं पीने का पानी दे दूंगा, हर जगह सोलर लैंप लगा दूंगा, शहर के बाहर रिंग रोड लगा दूंगा, हर घर में फ्री इंटरनेट दिलवा दूंगा। बनारस में भोजपुरी फिल्म सिटी दिलवा दूंगा। अब देखिए माताओं, बेटे ने अपनी मां से ये वायदे किए। बनारस दूर नहीं, पास में, और यहां बहुत सारे लोग हैं जो बनारस जाते आते हैं, है ना। इन माताओं इन वायदों में से नरेंद्र मोदी जी ने एक वायदा पूरा नहीं किया। इनके शब्द खोखले हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप रिश्ता बनाना चाहते हो, रिश्ता जताने से नहीं बनता है, निभाने से बनता है। आप खोखले हो, आपके शब्द खोखले हैं। 8 नवंबर को आप खड़े हुए, आपने कहा मैं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता हूं। पता नहीं किस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं आप। हिंदुस्तान को 94% काला धन स्विस बैंक अकाउंट में है, विदेशी बैंक में है, जमीन में है, सोने में है।
6% काला धन कैश में है, और वो भी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के पास। हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास काला धन नहीं है। हमारा किसान ईमानदार है, हमारा युवा बेरोजगार होगा मगर वो चोर नहीं है। और ये जो हमारी माताएं यहाँ बैठी है, हमारी जो माताएं यहाँ बैठी है, इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी चोरी नहीं की है। इनके घर में जो पैसा है इन्होंने बचा कर रखा है, वो ईमानदारी का, खून पसीने का पैसा है, चोरी का पैसा नहीं। मगर 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को लाइन में नहीं रखा। कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, और फिर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों को, सबसे कमजोर लोगों को, बेरोजगार युवाओं को बैंक के सामने लाइन में लगा दी। किस प्रकार की लड़ाई है? किसके खिलाफ लड़ाई है? उस लाइन में आपने एक सूट बूट वाले अमीर व्यक्ति को देखा? एक दिखा आपको? उस लाइन में आपको विजय माल्या दिखा? उस लाइन में हिंदुस्तान के सबसे अमीर उद्योगपति दिखे? उस लाइन में आपको चोर दिखाई दिए? तो किस प्रकार की लड़ाई? उन्होंने आपसे पैसा लिया, 500,000 रुपए के नोट रद्द किए, आपको कहा कि भैया आप जाओ अपना पैसा बैंक में रखो, और उसी पैसे के बल पर हिंदुस्तान के 50 सबसे अमीर लोगों का वो कर्जा माफ करो, और आपको कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता को कोई भी समझ नहीं है? हम गरीब हो सकते हैं, हम बेरोजगार हो सकते हैं, मगर हम होशियार हैं, हम बातों को समझते हैं। तो मजाक बना रखा है, जहां भी जाते हैं कोई ना कोई वायदा। और जो हमने किया था आपके लिए, नेशनल हाईवे बनाए, आपको रेलवे लाइन दी, रेलवे स्टेशन का अपग्रेड किया, हिंदुस्तान पेपर मिल दिया, मेगा फूड पार्क दिया, राजीव गांधी ट्रिपल आईटी दी, नेटवर्क का प्रोजेक्ट दिया, उनमें रोक लगाने की कोशिश करते, आपको चोट मारने की कोशिश, चोट मारते हैं। यह हमारी बहनें आई हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार आएगी तो हम आपकी मदद करेंगे। आप यहां समूह से महिला आई है और आप समझती हो कि 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 50,000 रुपए से आपकी जिंदगी बदली जा सकती है। अमेठी में, रायबरेली में, पूरे उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी महिला परियोजना का हमने काम किया और लाखों महिलाओं की जिंदगी बदली। कैसे बदली? महिलाओं को थोड़ी सी शक्ति दी, ज्यादा नहीं। माल्या को उन्होंने 1200 करोड़ रुपए दिया, इन महिलाओं को हमने 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए दिए। परिवार के परिवार बदल दिए, छोटा सा बिजनेस तैयार किया, अपने पैरों में खड़ी हो गई। देखिए ताली बजा रहे, अपने पैरों में खड़ी हो गई, गांव के गांव बदल दिए। अगर हिंदुस्तान के गरीब लोगों की मदद की जाती है, अपने आप ये काम कर लेते हैं। कोई कमी नहीं है, हमें कोई कमी नहीं है महिलाओं को। अखिलेश जी से मैंने बात की, मैंने उनसे कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो पुलिस थानों में महिलाओं की जगह होनी चाहिए, महिला ऑफिसर होनी चाहिए कि महिलाओं की कोई मुश्किल है तो वो महिलाओं से जाके बात करें। 33% आरक्षण महिलाओं का होना चाहिए, पंचायत में 50% आरक्षण होना चाहिए। 5 महिलाओं के विश्वविद्यालय हम उत्तर प्रदेश में खोल के दिखाएंगे। मनरेगा में महिलाओं को ज्यादा हम मजदूरी देंगे। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी भी मदद करें। उत्तर प्रदेश बांटने से नहीं बनेगा। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, गुस्सा फैलाते हैं,
जब उनको लगता है कि अब हाथ से चुनाव जा रहा है, अंदर गुस्सा आता है। आपने देखा होगा, पहले खुश थे, एक बार हमारा गठबंधन हो गया, मोदी जी का मूड बदल गया, चेहरा बदल गया, गुस्सा आ गया और नफरत फैलाने का काम उन्होंने फिर से शुरू किया। एक धर्म को दूसरे धर्म से बांटने का काम, एक जात को दूसरे जात से बांटने का काम उन्होंने शुरू किया। ये प्रदेश मिलकर आगे जाए, एक साथ आगे जाए। इस प्रदेश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग जात के लोग रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। विकास जब ही होगा जब ये पूरा प्रदेश एक साथ खड़ा होकर आगे जाए। मोदी जी, आपके लिए मेरे तरफ से छोटा सा मैसेज है। हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आप जाते हो, आप आते हो, उत्तर प्रदेश आते हो, भैया क्या बात बोले हो, आप आते हो, उत्तर प्रदेश आते हो। ये देश महापुरुषों का देश है। गांधी जी, सरदार पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी, आजाद जी, अंबेडकर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इन सब ने मिलकर इस देश को आजादी दी। ये अकेले नहीं लड़े, ये एक साथ लड़े, मिलकर लड़े। मैं समझता हूं कि आपके पास ऐसे कोई लोग नहीं। मैं समझता हूं कि आपकी पार्टी में या आपके संगठन में सुभाष चंद्र बोस जैसा, महात्मा गांधी जैसे, सरदार पटेल जैसे, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग नहीं थे। मैं ये भी समझता हूं कि आजादी के समय आपके नेताओं ने अंग्रेजों के सामने सिर झुका दिया था, माफी मांग ली थी। मैं समझता हूं ये बात, और मैं जानता हूं, ये भी समझता हूं कि आपको इन नेताओं की जरूरत है, सरदार पटेल जैसे नेताओं की जरूरत है, और आप इनको अपना बनाना चाहते हो। ये नेता किसी एक पार्टी के नहीं है, ये नेता इस देश के हैं, हिंदुस्तान के हैं, और ये सब हमारे हैं। आप जरूर इनका प्रयोग कीजिए, मगर इनको बांटने का काम आप नहीं कर सकते। आप सरदार पटेल जी को लेते हो, उनका प्रयोग करते हो। सरदार पटेल जी ने अपनी पूरी जिंदगी गांधी जी के सपने का हिंदुस्तान बनाने में लगाई। सरदार पटेल जी ने, नेहरू जी ने, आजाद जी ने, बोस जी ने, अंबेडकर जी ने मिलकर हिंदुस्तान को बनाया। गांधी जी के सपने का हिंदुस्तान बनाया। आप सरदार पटेल को आरएसएस का बनाना चाहते हो। आप चाहते हो कि सरदार पटेल का प्रयोग आप आरएसएस के हिंदुस्तान, आरएसएस के सपने का हिंदुस्तान बनाने में लगाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप कभी नहीं कर पाओगे। आप अपनी पूरी जिंदगी लगा दो। सरदार पटेल ने अपनी जिंदगी गांधी जी के सपने को पूरे करने में दी थी। वो आरएसएस के कभी हो ही नहीं सकते, वो आपके कभी हो ही नहीं सकते। आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, आप महापुरुषों को बांटो मत, ये आपको शोभा नहीं देता। अंत में यहां हमारी अमिता सिंह जी हैं, आप इनको चुनाव जिताइए, लखनऊ भेजिए, गठबंधन की सरकार बनेगी, अमेठी का फायदा होगा, रायबरेली पूरे उत्तर प्रदेश का फायदा होगा,
और जो भी कमी दिल्ली की सरकार न होने के कारण हुई है, शुरुआत लखनऊ से होगी। लखनऊ की सरकार आपके लिए काम करेगी और 2019 में हम मोदी जी को वापस भेजेंगे और एक बार फिर आपकी सरकार हिंदुस्तान में बनेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।